नमस्कार, मेरा नाम है निखिल आनंदगिरी और आप देख रहे हैं बुरा भला यूट्यूब चैनल। और आज हम एक खास विषय पर बात करेंगे जो हम सबके घर का हिस्सा रही है और वो है होम्योपैथी। हम सब ने बचपन से कभी ना कभी होम्योपैथी दवाओं का इस्तेमाल जरूर किया होगा और ये भी सुना होगा कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ऐसी कई सारे मिथ्स हैं, कई सारी धारणाएं हैं। होम्योपैथी कितनी कारगर है, कितनी इफेक्टिव है। आसपास कोई ना कोई होम्योपैथी डॉक्टर आपको जरूर कोई ना कोई सलाह देता मिल जाएगा। इन्हीं विषयों पर आज एक लंबी और सार्थक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता। पहले उनका परिचय पढ़ दूं, फिर उन्हें चैनल पे इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. गुप्ता एमडी होम्योपैथी हैं और दिल्ली के जाने माने होम्योपैथ कंसल्टेंट हैं। फाउंडर डायरेक्टर हैं ए.के.जीज ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड एलाइड मेडिकल साइंसेज, जो कि एक्रेडिटेड है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी। आप स्पेशल रिसर्च कर रहे हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज पेशेंट्स पर, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिस पर हम आज की बातचीत के एक बड़े हिस्से पे इसकी चर्चा करेंगे। डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने 1977 में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से DHMS की डिग्री हासिल की। फिर होम्योपैथी के जरिए मरीजों की सेवा में लग गए। 1984 में हैनमन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी लंदन से और फिर 2007 में इलाहाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। साल 1996 जब होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ने अपने 200 साल पूरे कर लिए थे, डॉक्टर गुप्ता ने बच्चों के बिहेवियर पर एक जरूरी किताब पूरी की जिसका टाइटल था द प्रॉब्लम चाइल्ड एंड होम्योपैथी। दुनिया भर में कॉन्फ्रेंस सेमिनार के जरिए होम्योपैथी का प्रचार कर रहे डॉक्टर गुप्ता को कई देशी विदेशी संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। आप दिल्ली के कई होम्योपैथिक एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट रहे हैं और फिलहाल देश भर के होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए एक रोल मॉडल हैं। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड एलाइड मेडिकल साइंसेस जो है ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कैसे दर्ज हुआ? इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमें बहुत पहले की बात है, मेरे को एक बड़ी आदमी थी जिनको मैंने शुरू में एक्सपेक्ट किया था कि शायद उनको थायराइड है, तो उनको उस टाइम में बहुत कम लैब थी जो थायराइड के टेस्ट करती थी। हमने सिर्फ DRDO वाली जो लैब है वहाँ पे टेस्ट होता तो महीने बाद रिपोर्ट करती थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे लाइफ के घर पे थे उनके आदमी, तो मैंने कहा एम्स में हमारी जान पहचान है, वहाँ से करा लिया। मैंने कहा जरूर करा लीजिए। तो उन्हें वहाँ से एम्स पे टेस्ट करने गए तो उनको वहाँ पे जो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो हमें थायराइड के क्योंकि कैंसर लगता है। माफ करेंगे सर, आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही, अगर पॉसिबल हो तो। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही। इससे पहले कि तैयारी करें, हम एक खास वीडियो देखते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज पर, उनका क्या कहना है। पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर हम होम्योपैथी पर जनरल चर्चा करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि होम्योपैथी से जुड़ा कोई भी मन में सवाल हो तो आप डॉक्टर गुप्ता से सीधा पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल पर जाकर, और हम सीधा डॉक्टर गुप्ता से आपके बिहाफ पर वो सवाल उनसे करेंगे। पहले ये वीडियो देखते हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज पर डॉक्टर गुप्ता क्या कहते हैं। के मरीजों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए होम्योपैथिक उपचार काफ़ी अच्छा है, जिसमें कि उनकी बढ़ती हुई बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। और हमारे बहुत सारे मरीजों को इस चीज़ से होम्योपैथी से लाभ हुआ है, जहाँ पे कि उनकी जो प्रोग्रेशन थी, बहुत तेज़ी से तकलीफ बढ़ रही थी या डिटोरेट हो रही थी, उसको हम रोक पाने में काफ़ी समर्थ हैं। और उसके अलावा जितने उनके सिम्टम्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा लाभ होता है। जैसे कि फेसिकुलेशन, जिसकी शरीर में फड़कन रहती तो मरीजों को काफ़ी दिक्कत होती, 24 घंटे फड़कन रहती तो वो बेचैनी महसूस करते, सो नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, खा नहीं पाते। उसके अलावा जो कमज़ोरी है, कमज़ोरी की इस लेवल तो होता है वो उसको अपने आप
अपना खाना उठा के पूरा खाना भी उनके लिए मुश्किल है, और जब गले के अंदर इफेक्ट हो जाता है तो वो उसमें स्वॉलो करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसमें पैरालिसिस हो जाता है, और जो उसकी डिग्लिटेशन के मसल्स हैं उनमें वीकनेस आ जाती है, तो वो चीज़ तंग करती है। साथ साथ मसल वेस्टिंग हो जाती है शरीर में, जैसे कि मांस छोड़ना शुरू कर देता है। तो ये एक इसके कुछ लक्षण हैं जिसको कि हम देख सकते हैं मरीजों के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली जब ये बीमारी इस रूप को चलते चलते रेस्पिरेटरी मसल्स को इन्वॉल्व कर लेती है, और जब मरीज को छाती के मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, तो वो एक काफ़ी सारे मरीजों में डेथ का कारण बन जाता है। उसमें जहाँ पे कंप्लीट लंग कोलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि मसल्स की रेस्पिरेटरी मसल्स काम ही नहीं करते। तो बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन प्रॉब्लम अरेस्ट होने की वजह से ये मृत्यु हो सकती है। और कुछ मरीजों को जहाँ पे कि मतलब जैसे प्रॉब्लम आती है खाने की, तो वहाँ पे कुछ मरीजों के लिए हम एडवाइस करते हैं कि वो शायद उसमें अगर राइस ट्यूब लगवा लें या कुछ वो करा लें, तो उनको करा के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। और कुछ केसेस में ट्रैकेओस्टमी को भी एडवाइस किया जाता है कि जहाँ पे उनको सांस लेने में दिक्कत है तो एटलीस्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए और ट्रैकेओस्टमी करके भी काम चलाया जा सकता है। परंतु ओवरऑल ये एक वाकई में लाचार करने वाली बीमारी है, और इसके साथ साथ जो पेशेंट की अपनी हर चीज़ को खुद को कर पाने में वो अपने आप को असमर्थ पाता है, तो वो एक बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। और ऐसे टाइम पे कुछ पेशेंट्स अपनी मनोबल को खो देते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे टाइम पे मनोबल नहीं खोना चाहिए, और अपने आप को सशक्त करते हुए और बेसिकली अपनी मॉरल स्पिरिट को बनाए रखते हुए यू नीड टू रिमेन पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो आपकी लाइफ को कंपैरेटिवली कंफर्टेबल बनाया जा सकता है। इसके अलावा बाकी जो अगर किसी को भी इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप हमारे यहाँ AKG मेडिकल कॉल सेंटर में संपर्क कर सकते हैं। बल्कि उनके ट्रीटमेंट के लिए हम क्योंकि मरीज आ नहीं सकता, तो उनके लिए हमने गेट ऑनलाइन ट्रीटमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई हुई है। हमारी वेबसाइट www.ovms.com पे जाके वहाँ पे गेट ऑनलाइन ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है। उसके थ्रू आप अपना इलाज इस बीमारी के लिए करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये मोटर न्यूरॉन डिजीज पर जो इनका विशेष काम है डॉक्टर गुप्ता का, उस पर विशेष चर्चा करेंगे। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो उम्र के किसी भी पड़ाव पे आपको हो सकता है, और डॉक्टर गुप्ता का दावा है कि वो बहुत हद तक मरीजों को क्योर करते हैं, और हम कुछ पेशेंट्स के बयान भी सुनेंगे। डॉक्टर गुप्ता, उम्मीद है कि आपकी आवाज अब ठीक आ रही होगी। हाँ, अब बताएं, अब ठीक है आवाज? जी बेहतर है। तो हम सर पहला सवाल हमने ये किया था कि वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से क्या नाता है, थोड़ा वो बताएं हमारे। बस वो एक ऐसा था कि लाइक जैसे मैं बता रहा था स्टोरी क्या, तो उसमें वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उनको जैसे बताया लेडी को कि ये शायद कैंसर है। तो जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कैंसर नहीं है। तो वो पेशेंट वापस मेरे पास आए, तो अब तो कैंसर नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये दवाई लो 10 महीने और उसके बाद आके मैं मिलना। तो वो मरीज जो थी उनको कि एलोपैथी दवाई सूट नहीं करती, तो उन्होंने कहा कि आप होम्योपैथी से ठीक हो जाएंगी। तो मैंने कहा बिल्कुल होंगे। तो 3-4 महीने में उनके प्रॉब्लम ठीक हो गई। और जब हमने उनको वापस भेजा कि भाई अपने एक बार टेस्ट कराने के लिए, तो वो जब वहाँ पे गए तो टेस्ट करा के जब रिपोर्ट ठीक आई तो डॉक्टर ने कहा अभी अब जो दवा अब ठीक है, अब जो दवा खा रहे थे 10-15 दिन और खा के वो दवाई छोड़ दीजिए। और इस मौके पे जब उन पेशेंट ने डॉक्टर साहब को बताया कि मैंने आपकी दवाई तो खाई नहीं, मैंने तो सिर्फ होम्योपैथिक दवाई खाई थी, तब उन डॉक्टर साहब का कहना था कि ये बीमारी कई बार अपने आप भी ठीक हो जाती है। तो ये एक बहुत अचंभित करने वाली बात थी कि कहाँ तो आप एक उसको कैंसर कह रहे हैं, कहाँ पे आप कह रहे हैं कि अगर आप ठीक हो गए तो अब 10-15 दवाई और ले, और अब जब होम्योपैथी ने ठीक करा तो अब कह रहे हैं कि आप अपने आप भी ठीक हो जाती है। तब से मेरे दिमाग में था कि हमारा को कोई ना कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हर मरीज की उसको सबसे आगे रखा जाए, बजाय इसके कि एलोपैथी या होम्योपैथी की। अगर तो उनको जैसे मतलब अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं बल्कि शायद ये सोचता कि चलो ये बहुत अच्छी बात है कि जिनका एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं होता है, जिनको एलोपैथी सूट नहीं करती, उसके लिए कोई दूसरी पद्धति है जो पेशेंट को अच्छे ढंग से ठीक भी कर सकती है और इफेक्टिव भी है।
तो ये ऐसा ना हो कि वो तब से मेरे दिमाग में था कि कोई एक सेंटर होना चाहिए जहाँ पे पेशेंट की वेलफेयर शुड बी द फर्स्ट एम। तब मैंने फिर ये अपना एक सेंटर शुरू करा था, ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड अलाइड मेडिकल साइंसेज, जो कि मेरे पेरेंट्स का मेरे नाम पे है, मेरे माताजी और पिताजी के नाम पे। और ये उनको मैंने उनके क्या नाम फादर के बर्थडे पे ही उनको एज ए प्रेजेंट दिया था। और सबसे अच्छी बात ये है कि उस टाइम पे होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, एक्यूपंक्चर, रेकी सब कुछ मैंने अपने सेंटर में रखी थी। तो ये एक पहला ऐसा मात्र सेंटर था जहाँ पे सब सिस्टम को अंडर वन रूफ रखा गया था। एंड वी यूज टू हैव रेगुलर कैंप्स। और इस वजह से मेरा नाम उनका वहाँ पे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया कि ये पहली इस तरह की कोई किसी ने इनिशिएटिव लिया जहाँ पे सब सिस्टम को इकट्ठा करके कैफेटेरिया चॉइस भी दी है। एंड वेयर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वेलफेयर ऑफ द पेशेंट इज आवर सोल एम। दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड दिस। आपको बधाई हो इसके लिए। एक तरह का होम्योपैथी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कह सकते हैं ना। थैंक यू। नहीं, अब बल्कि ये दिस वाज द फर्स्ट एवर सेंटर जहाँ पे हमने इंटीग्रेशन शुरू करी थी। और ये बात 1999 की है, जिसको गवर्नमेंट ने बाद में आके, जब दिल्ली के हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर चौधरी हमारे वहाँ पे आए, उनको बहुत अच्छा लगा DHS, तो उन्होंने उसके बाद दिल्ली के हर अस्पताल में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी भी शुरू करी थी, ताकि पेशेंट को एक ही जगह पे जिस चीज़ का इलाज की जरूरत है वो मिल सके, ना कि वो भटकता फिरे। और उसके बाद फिर एक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी का इकट्ठा बना, और उसके बाद आयुष भी का भी गठन हुआ। तो ये वेरी आई हैड बीन द पायनियर इन दिस द इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसको आजकल हम, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अप्रूव किया और मानना शुरू करा कि आज की डेट में इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट्स। जी जी सर, होम्योपैथी से जुड़े मेरे बहुत सारे अनुभव हैं बचपन से, चूंकि बिहार, झारखंड और बंगाल के आसपास के इलाकों में रहा हूँ। और बचपन से मैं देखा है कि होम्योपैथी वाले डॉक्टर के पास जाओ तो आपको वो मीठी गोली देते हैं और उसका नाम भी नहीं बताते, पुड़िया में आपको वो पाउडर या जैसी कोई चीज आपको देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। एक दूसरा, बच्चों को आपको देना हो तो आप ऐसा एक तरह की घुट्टी है कि आप होम्योपैथी की दवाएं खिलाएं, आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन जो दूसरा सच भी ये भी है, जो हमको मानना पड़ेगा कि जिस तरह का बाजार है और जिस तरह का अंग्रेजी मेडिसिन एलोपैथी का जिस तरह का प्रकोप कहें या जिस तरह का प्रभाव है, सीरियस बीमारियों को लेकर के अभी भी हमारा पहला चॉइस शायद होम्योपैथी नहीं होता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? पहले तो शायद मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल निखिल सही कहा कि बचपन में हर व्यक्ति ने कभी ना कभी होम्योपैथी जरूर खाई होती है। सबसे पहले तो जब वो दांतों के निकलने के लिए कैलकेरिया फॉस का इस्तेमाल मेरे ख्याल से हर घर में होता था और अभी भी होता है, तो वो एक उसका प्रचलन तो है ही। दूसरी चीज, बच्चों को क्योंकि एक तो मीठी दवाई होती है तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि हमारे यहाँ तो कई बच्चे इस तरह भी आते हैं, वो सिर्फ जबरदस्ती मीठी दवाई खाने के चक्कर में बहानाबाजी भी करते हैं और दवाई लेने के चक्कर में। और जहां आपने कहा कि ये जो कोई सीरियस बीमारी हो तो वहां पे पहली चॉइस नहीं होती, ये वाकई में सही है। पर ये थोड़ी सी अब आने वाले टाइम में और अब वाली सिस्टम में थोड़ी चीजें चेंज हो रही हैं। क्योंकि पहले होम्योपैथी को लोग बाग इस तरीके से लिखते थे कि चलो जब सब कुछ इलाज करा लिया, एलोपैथी करा ली, आयुर्वेदिक करा ली, घर के टोटके कर लिए, सब कुछ करा लिया, नहीं हुआ, चलो होम्योपैथी की बात चलते हैं कि कम से कम अगर ठीक नहीं होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। जो ये एक कॉन्सेप्ट था, तो अब वो चीजें चेंज हो रही हैं। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग होम्योपैथी फॉर इट्स एफिकेसी। और हम जैसे कि मैंने बहुत पहले एक बार स्लोगन भी दिया था, होम्योपैथी एंश्योर्स हेल्थ सेफली। वो चीज वाकई में है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से कोई इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता जो कि मरीज के लिए खतरनाक साबित हो या जानलेवा साबित हो। मेरे को एक, बल्कि आप मैं यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। मेरे को रात को 2:30-3 बजे एक मेरे पेशेंट का फोन आया कि उसके बच्चे ने पूरी की पूरी शीशी एक बारी में खा ली दवाई, क्योंकि मीठी गोली, जैसे आपने अभी कहा, क्योंकि मीठी गोली से बच्चों का ज्यादा लगाव होता है, और वो तो नेचुरली घबरा गई कि पूरी शीशी खा गई तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि वाकई में कोशिश तो ये करनी चाहिए
कि मरीज के बच्चों के हाथ में दवाई ना जाए, हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं होगा और ना हुआ ऐसा, परंतु फिर भी दवाई दवाई है, उसको एहतियात के तौर पे बरतनी चाहिए। आप इमेजिन करके देखें कि अगर वही गोली जो कि एक गोली लेनी थी या 2 गोली लेनी थी, बच्चा पूरी शीशी या पूरी गोली खा लेता एलोपैथी, तो उसका क्या हाल होता। तो ये एक अच्छा वो है होम्योपैथी की कि उसमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और दूसरी चीज, अगर दवाई जी होम्योपैथी की जो जो आपकी लक्षणों के आधार पर दी गई है, तब तो वो डेफिनेटली उस पर एक्ट करेगी। अगर वो लक्षणों के आधार पर दवाई नहीं दी गई, तो जरूरी नहीं कि वो किसी भी तरीके का आपको दुष्प्रभाव दिखाए। तो क्योंकि ये जो होम्योपैथी की दवाई है डायनेमिक लेवल पे होती है, ना कि फिजिकल लेवल पे। तो इट वर्क्स ऑन द क्वालिटी, नॉट ऑन द क्वांटिटी। जैसे कि आप कई बार देखने में आता है कि आपको एलोपैथिक के डॉक्टर की दवाई देते हैं कि 250 मिलीग्राम की 2 गोलियां खानी है या 3 गोलियां खानी है तो पूरे दिन में, तो वो आपको टोटल उनको 750 मिलीग्राम लेना है, पूरे दिन की डोज है। तो वो उस तरह से दी जाती है, चाहे वो एक बारी में ले लें चाहे वो 3 बारी में ले लें, क्योंकि रिक्वायरमेंट इस तरह की है। ऐसा होम्योपैथी में नहीं है, क्योंकि अगर पूरी की पूरी शीशी आपने एक बारी में ले ली तो वो भी एक डोज ही कहलाएगी, और अगर आपने 4 या 6 गोलियां ली हैं तो भी वो एक गोली। हाँ, कितने समय के अंतराल में ली गई हैं, दैट वुड डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। तो ये होम्योपैथी की जो खासियत है कि इट इज द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन विच मेक्स अ डिफरेंस। बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, और बड़ा थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि एक साथ हमको जी जी, नहीं तो निखिल जी, क्या आप आप ये ये बल्कि आज के समय में जो आपने इनिशिएटिव लिया है, मैं आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि हम लोगों को होम्योपैथी की जानकारी सबको है, परंतु उसके बहुत सारे मिथ्स हैं जिससे वो लोग प्रभावित हैं। कुछ गलत हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी इस वजह से वो सोचते हैं कि अगर ये दिखते तो हमें होम्योपैथी ले ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। तो एक इस टाइम जागरूकता का बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस पे प्रेस मीडिया और जितनी भी पब्लिक मीडियाज हैं, उसके थ्रू होम्योपैथी का प्रचार प्रसार जरूरी है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि लोगों की अभी भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, पीपल आर शिफ्टिंग। आप ये भी जानकर आपको अच्छा लगेगा कि इस टाइम एलोपैथिक डॉक्टर की फेटर्निटी से भी बहुत सारे खुद डॉक्टर खुद अपना ट्रीटमेंट भी होम्योपैथी से लेते हैं, अपने परिवार वालों का भी लेते हैं, और कुछ एलोपैथिक डॉक्टर ने अपने आप को शिफ्ट करके होम्योपैथिक में भी शिफ्ट कर लिया। तो ऐसा भी है, आने वाले समय में काफी चेंजेस दिखेंगे। और क्योंकि अब जो रिसर्चेज वगैरह भी हो रही हैं, जैसे आपने कहा कि असाध्य रोग, क्योंकि जो जैसे हमने बात करी थी मोटर न्यूरॉन डिजीज की, वो तो टोटली असाध्य रोग है एलोपैथी के हिसाब से। उन्होंने बल्कि उसमें डिक्लेयर कर दिया है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुविधा आती है पेशेंट के साथ, जब कोई न्यूरोलॉजिस्ट या कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर ये कह देता कि ये तो बिल्कुल लाइलाज है, इसका दुनिया भर में कोई इलाज नहीं है, तो उसको इतनी पेशेंट हताश होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है पेशेंट को, पेशेंट की अटेंडेंट को। तो वो फ्रस्ट्रेशन माइंडसेट कर देती है कि इनका कोई इलाज नहीं, तो वो होम्योपैथी के पास आते हैं। अभी जैसे आपने केस स्टडीज भी देखी तो उनमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट भी आया, परंतु कहीं कोने में दिमाग में उनका एक वो बात बैठ जाती है, क्योंकि किसी स्पेशलिस्ट द्वारा ये कहा गया था, तो वो उसको पूरी तरह से मानने में भी चूकते हैं। जी, इससे जुड़ा 2 सवाल है, लेकिन इसके पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं सर, क्योंकि होम्योपैथी को देखने वाले काफी लोग हैं। पहले कुछ तारीफें देख लेते हैं आपकी। खूब सारे लोग थम्स अप कर रहे हैं, वाह कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार स्क्रीन पे दिखा दूं ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। शुक्रिया आपका भी कि आपने चैनल की तारीफ की कि इस तरह के इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं और हम लेते रहेंगे। और मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह के और मुद्दे आते रहेंगे। अब एक सवाल लेते हैं सर, जो मुकेश कुमार यहाँ पर पूछ रहे हैं। इसके पहले मैं एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा था, पहले वो पूछ लूं। आपने कहा कि ये जो मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसपे हम अगले 15-20 मिनट चर्चा करेंगे अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से में, लेकिन मेरा सवाल ये है कि होम्योपैथी, जैसे हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट है, जैसे हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट है, जैसे हमारे पास ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, अलग अलग आई स्पेशलिस्ट हैं, या इस तरह से क्या होम्योपैथी में भी स्पेशलिस्ट का मैंने कोई बोर्ड नहीं देखा आज तक कभी? हर होम्योपैथ बराबर है, हम कैसे एमएनडी तो मैं आपके पास जाऊं? जी बिल्कुल ठीक है। ये पहले एज ए मैटर ऑफ फैक्ट
जो होम्योपैथ है वो एक अपने आप में कंपूर्ण चिकित्सक है, क्योंकि वो पेशेंट के पार्ट्स को अलग अलग ना ट्रीट करके पेशेंट के पूरे को ट्रीट करता है और होलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रीट करता है। और बल्कि कभी कभी हमें इस बात का भी वो खामियाजा भी भुगतना पड़ता है कि जो एक मरीज जिसको आँख की प्रॉब्लम भी है, पेट की प्रॉब्लम भी है, एलर्जी की प्रॉब्लम भी है, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम भी है, तो वो अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जाता है, तो वो अलग अलग स्पेशलिस्ट को फीस देता है, अलग अलग पेशेंट की दवाइयाँ खाता है और उसका बिल काफ़ी सारा बन जाता है। पर जब वो एक होम्योपैथी के पास आता है, होम्योपैथिक डॉक्टर पर, तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर उसकी वो सारी बीमारियां एक ही प्रॉब्लम से साथ, क्योंकि वो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ना कि पेशेंट की अलग अलग डिफरेंट अंगों को। तो इसलिए अभी तक तो ये था कि पेशेंट जो होम्योपैथिक फिजिशियन है वो कंप्लीट फिजिशियन है इन इट्स ओन। पर आज के जो परिवेश में, क्योंकि स्पेशलिटी का एक बड़ा दौर सा चल पड़ा है अपने आप को स्पेशलाइज कराने का, तो अभी होम्योपैथी की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी उन्होंने एमडी शुरू करी है और डिफरेंट विषय में शुरू हुई है। उसमें सेक्रेटरी भी है, पीडियाट्रिक्स भी है, अब आने वाले टाइम में गायनी और उसकी और चीज़ों की शुरू होंगी। तो ये चीज़ें आने वाले टाइम में आपको दिखे मिलेगा कि वो होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट भी उस पर्टिकुलर ब्रांच में मिलने शुरू होंगे। ऑन दी होल मैं आपको क्या नाम निखिल जी यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि शायद भगवान की कृपा है क्या है कि आई हैड अ विजन कि आज से करीब 30 साल पहले मैंने कहा था कि जो अंडर ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट में जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर सिस्टम की बेसिक जानकारी दी जानी ज़रूरी है, ताकि जो पेशेंट उनके पास आता है, अगर वो होम्योपैथी का आ रहा है या एलोपैथी का आ रहा है या किसी से भी आ रहा है, तो उसको उनके बारे में बेसिक जानकारी हो और उस पेशेंट को प्रॉपर ढंग से ट्रीट कर सकें। और जो स्पेशलाइजेशन की बात है वो बाद की बात की जाए। और अब आप जो न्यू एजुकेशन सिस्टम बना है, आप गवर्नमेंट ने उसको भी अडॉप्ट करा है कि अब जो मॉडर्न मेडिसिन के ग्रेजुएट्स हैं उनको होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की डेडिकेटेड ट्रेनिंग देने की शुरुआत करी है। और ऐसे होम्योपैथी के लिए भी उनको जो फार्माकोलॉजी पढ़ाने का शुरू करें अंडर ग्रेजुएट लेवल में। तो ये दिस वाज माय विजन अराउंड 30-40 इयर्स बैक। और ये भी मैं आपसे 3 चीजें शेयर करना चाहूंगा। एक तो इंटीग्रेशन वाला, आई हैड बीन अ पायनियर इन दैट, तो वो इंटीग्रेशन आज आयुष की फॉर्म में देख रहे हैं और आज हम उसमें भी देख रहे हैं कि ना WHO ने उसको लिया। जो बात मैंने एजुकेशन में 30-40 साल पहले की थी वो भी बात इसमें आ गई है। और एक अगर हमने जब ये ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी खोला था, उसमें हमने हर पेशेंट को अपना एक ID कार्ड देते थे, जिसको हमने कहा था मेडिकल ID कार्ड, जिसमें उस समय हम सिर्फ वो देते थे कि उनको किस पर्टिकुलर बीमारी है, कोई जो नोटिफाइबल है या जिससे दिक्कत हो सकती है, या उनको किन दवाइयों से एलर्जिक है, ताकि पहले टाइम में क्या होता था, और उनका ब्लड ग्रुप लिख के देते थे, ताकि पुराने टाइम पे जब कभी कोई एक्सीडेंट होता या कोई इमरजेंसी आती थी, तो पेशेंट को अगर वो बेहोश है, कुछ पता नहीं है, कोई हिस्ट्री देने वाला नहीं होता था, तो अगर ये छोटा कार्ड उनके पास होता था तो पेशेंट को पता डॉक्टर को पता चल जाता था कि इसको ये प्रॉब्लम है, इन चीज़ों में ये दवाइयाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो वो पेशेंट की जान बचाने में काफ़ी हद तक सक्षम थी। और आज मैं बड़े फक्र से बहुत अच्छे ढंग से मैं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने ये मेडिकल कार्ड की वो भी शुरू करी है अभी रिसेंटली, कि ये एक वो उसका मेडिकल कार्ड इशू होगा पेशेंट का, एंड वो डिजिटलाइज होगा, और वो सारे टाइम पे किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप उसकी बेसिक वो चीज़ देख सकते हैं। तो आपको पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन होने वाली चीज़ें जिनकी वो उनको एलर्जी के है या जिनकी सेंसिटिविटी है, तो आप काफ़ी हद तक टाइम बचा लेंगे पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट देने से। सर जी सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपका चूंकि लंबा अनुभव है सर, 50 सालों का लगभग, और बहुत ही आइडियल स्थिति है जो आप कह रहे हैं, बहुत धीरे धीरे सरकारें काम कर रही हैं। खैर उस पर बाद में आते हैं सर, 2-3 सवाल हैं, पहले वो लेते हैं ताकि हमारे दर्शक भी जुड़े रहें। एक सवाल है डॉक्टर मुकेश का, मैं पिछले 20 सालों से चर्म रोगों से ग्रस्त हूँ, कई प्रकार के इलाज करा चुका हूँ, क्या आपकी विधा में कोई उपाय है? और इसी से शायद जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, रवनीत कौर पूछती हैं, होम्योपैथी दवा लेने के दौरान खान पान में किसी प्रकार के परहेज की आवश्यकता है क्या? 2 अलग सवाल हैं सर, आराम से एक एक करके। हाँ जी, जो पहला सवाल है जिसमें कि आपने चर्म रोगों के लिए बात करी, चर्म रोग एक बहुत बड़ा चैप्टर है
जिसका स्किन दिखती तो सिर्फ बाहर से है, पर उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो दिखने वाले उनकी बनावट कैसी है, दिखते कैसी है, कलर कैसा है, उसके ऊपर रैशेज हैं, खारिश है नहीं है, और किस तरह की प्रॉब्लम। तो देयर आर नंबर ऑफ स्किन डिजीजेज। स्किन डिजीज में डिसकलरेशन होती है, जैसे विटिलिगो है, सोरियासिस है, जो कि अपने आप में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हैं। तो उन चीज़ों में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। यहाँ पे मैं ये ज़रूर एक बात बताना चाहूँगा कि जो पेशेंट मॉडर्न मेडिसिन में या उस दूसरे इलाज कराते हैं, जो लिपापोती करते हैं, लाइक अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो नॉर्मली उनको ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं या लोशन दिए जाते हैं, जिससे वो उनकी इमीडिएटली सरफेस से प्रॉब्लम दब जाती है। वो दबती है, सप्रेस होती है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं होती। वो एक्जिमा वगैरह जैसे आपने देखा होगा, कुछ देर में ठीक हो गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर दोबारा उभर आया, थोड़ी देर बाद फिर उभर आया। अब जैसे ही ऐसे ही छोटे बच्चों में एटोपिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है, जो कि सीजनल होती थी, उनको जब तक वो इलाज करते हैं वो दब जाता है, तो उसके बाद उनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू होने लगी, बाद में वो अस्थमा से पीड़ित होने लगे। तो इन सब चीज़ों को जब होम्योपैथिक डॉक्टर को पास जाते हैं तो पूरी हिस्ट्री लेते हैं और वो उनके डिटेल्स के साथ उनकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम हैं। तो जैसे उन्होंने बताया मुकेश जी ने कि उनको काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं हो रही, तो मैं उनको जरूर एडवाइस करूँगा तो वो किसी अपने निकटतम अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएं और अपनी हिस्ट्री दें। और मैं नहीं समझता कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसका उस हिसाब से होम्योपैथी ट्रीटमेंट डेफिनेटली हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। जी, आप कुछ कह रहे थे? मेरा छोटा सा कमेंट था इसमें कि आपने कहा कि अपने आसपास किसी होम्योपैथ के पास जाएं और हिस्ट्री लें। ये तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस में नहीं है सर, वो तो बिहार के हैं, और हमारे यहाँ तो होम्योपैथी का डॉक्टर आप जाएं और वो पर्ची बनाना शुरू कर देता है। इतना पढ़ा लिखा नहीं होता आपकी तरह डॉक्टर, आप बहुत पढ़े लिखे होम्योपैथ की तरह बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ झोला छाप होम्योपैथ का चलन है। इस प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है। मैं बताता हूँ, क्योंकि पहले कुछ जो होम्योपैथी होती थी शुरू में, वो एज अ हॉबी शुरू होती थी। लोग बाग किसी दफ्तर में अपनी कुछ किताबें पढ़ के अपने आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते, और ऐसे हर दफ्तर में वो 3 4 5 शौकिया होम्योपैथ मिल जाते थे। मैं उनको बिल्कुल नकारूंगा नहीं, क्योंकि कुछ हद तक उन्होंने उनकी वजह से होम्योपैथी प्रचलित तो हुई है, पर धीरे धीरे जब उन लोगों ने कुछ आम छोटी मोटी चीज ठीक कर ली, तो उन्होंने सोचा कि चलो बड़ी चीज है वो भी ठीक कर लें। अब उनको लक्षण तो मिला लिए दवाई के, परंतु उनको ये नहीं पता कि उस डिजीज का कारण क्या है या उस डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, और वहां पे वो चूक गए और उस वजह से उनका इलाज ठीक नहीं हुआ। तो वो होम्योपैथ भी बदनाम हुआ और होम्योपैथी भी बदनाम हुई कि जो वो होम्योपैथी में इलाज करा लिया, जबकि इट वॉज अ फेलियर ऑफ दैट होम्योपैथ, नॉट द होम्योपैथी। क्योंकि एक जैसे आपने झोला छाप का, तो हर झोला छाप को मैं डेफिनेटली आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग। जो अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होम्योपैथ हैं उनके पास जाए। मैं आई एम सॉरी, किसी झोला छाप के अगेंस्ट नहीं कहना चाहता, परंतु जिसको प्रॉब्लम है और अगर बारी बारी दिक्कत आ रही है, तो यू शुड गो टू एन प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर एंड गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड। दूसरे क्वेश्चन की बात थी रवप्रीत जी। हाँ, कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सॉरी, मैं बार इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे याद आता है, बिहार की कई गलियां घूमता हूँ सर, तो समस्तीपुर मेरा घर है और वहां पर एक होम्योपैथ है, मैं नाम नहीं लूंगा, और उनका बोर्ड कम से कम 5-6 लाइनों का है, 5-6 पंक्तियों का बोर्ड है। मैं वो चैनल पर दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। और उस पर लिखा है कि वो संगीत विशेषज्ञ हैं, वो पत्रकारिता में भी MA हैं, और वो लॉयर भी हैं, और वो सब कुछ है, और आखिर में वो लिखा है कि वो होम्योपैथ का क्लिनिक चलाते हैं। तो समझिए कि 5 लाइनों में वो होम्योपैथ जी। अब मैंने ये कहा ना, शौकिया वाले एक मतलब शौकिया विधा है, और एक है प्रोफेशनली पूरी इंस्टीट्यूशनली क्वालिफिकेशन, तो उसमें फर्क तो रहेगा। अब आप एक बाथरूम सिंगर को भी देख सकते हैं, वो भी गाना तो वो भी गा रहा है, और एक जो प्रॉपरली क्लासिकल सिंगर जिसने पूरी ट्रेनिंग ली वो भी गा रहा है। तो अब आप उसको सिंगर उसको मानेंगे या उसको मानेंगे, तो दैट वुड मेक अ डिफरेंस। अब आपको जो बाथरूम सिंगर है, आपको खुद गा के अच्छा लग रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है, बाहर वाले को भी ठीक लग रहा है,
पर आप वो स्टेज पे जाके या किसी फंक्शन में जाकर नहीं गा पाएगा ना। तो ये इसी तरह से ऐसा है कि आप एक शौकिया वाले से अलग जाके, और आपकी प्रॉब्लम अगर जटिल है, प्रॉब्लमेटिक है, तो वो रिस्क ना लेके यू शुड गो टू अ प्रॉपर्ली इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर। अब दूसरे सवाल पे आते हैं सर। रवनीत कौर ने हाँ सवाल किया था, होम्योपैथी दवा हाँ लेने जी, के दौरान खान पान में किसी प्रकार के परहेज की आवश्यकता है क्या? ये भी एक बहुत बड़ी आई मीन प्रॉब्लम है होम्योपैथी के बारे में, कि जी बहुत सारी लंबी लिस्ट मिलती है फॉर डोंट की, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, आई मीन खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ये इस तरह का। पहली चीज जो मैं अपने प्रैक्टिस में करता हूँ, मैं वो आई वुड लाइक टू शेयर, कि मैं अगर किसी, बल्कि कई मरीज तो मेरे को कहते हैं आप कोई परहेज तो बताते नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले सुना हुआ था ना कि होम्योपैथी में तो इतनी लंबी लिस्ट है परहेज की। तो मैं सिर्फ परहेज जिस पेशेंट को जो बताता हूँ वो उसकी बीमारी के हिसाब से बताता हूँ कि उसको इस चीज का परहेज करना, ताकि उसकी बीमारी और बढ़े नहीं या बीमारी में प्रॉब्लम पैदा ना करे। हाँ, सिर्फ इतना जरूर कहते हैं कि जब जो दवा लेते हैं उससे 5-10 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले कुछ खाए नहीं या पिए नहीं, मतलब जिन जिन चीजों की कोटिंग होती है टंग के ऊपर, क्योंकि जो होम्योपैथी की दवाई है वो टंग से, नर्व एंडिंग से आई मीन एब्जॉर्ब होती है और इसलिए जाती है। अगर आपने कुछ खाया पिया हुआ है तो उसमें वहां पे एब्जॉर्प्शन में प्रॉपर नहीं होगा। दिस इज द वन बेसिक रीजन। और बाकी जहां तक सवाल है कि आपने आई मीन कच्चा प्याज नहीं खाना और कॉफी नहीं पीनी या कुछ ऐसा नहीं करना, ये इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है अगर आपकी दवाई ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक मैं एक प्रोफेशनल सीक्रेट आपसे और शेयर करता हूँ, क्योंकि जो जैसे आपने झोला छाप वाली बात करी, जिस झोला छाप क्लिनिक में अगर वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट गया और वो ठीक नहीं हुआ, तो वो जरूर कोई ना उसका ये बता देगा आपने ये खा लिया, वो खा लिया, ये कर लिया, तो उससे बच जाता है। और अक्सर ऐसा होता नहीं है कि जो पेशेंट आपने वो खा रहे हो, जो प्याज नहीं खाओ, आपको ये लहसुन नहीं खाओ जी, आप अदरक नहीं खाओ, आप हींग नहीं लो, तो बड़ा मुश्किल है। तो उससे उस चीज को बचते थे। तो ये जो तब की प्रथा चली आ रही थी कि वो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, इट यूज टू सेव दो झोला छाप डॉक्टर। अगर आपकी दवाई ठीक है तो आप चाहे कुछ भी खा रहे हो वो इफेक्ट जरूर करेगी। हो सकता है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है, जैसे कि प्याज की मेडिसिनल वैल्यू, उससे होम्योपैथिक दवाई भी बनती है। अदरक की मेडिसिनल वैल्यू है, हींग की मेडिसिनल वैल्यू है, तो उन चीजों की बात है। परंतु ऐसा नहीं है कि आपकी दवाई बिल्कुल असर नहीं करेगी। तो इसके लिए तो आपको अपनी जो आपकी, अगर आपको गला वाला खराब है, आपको ये कहा जाए कि खट्टा ठंडा तला हुआ ना ले, तो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ होम्योपैथी, दैट इज बिकॉज ऑफ योर कंडीशन ऑफ द डिजीज एंड योर थ्रोट। जी सर। अब हम वापस आते हैं जो आज की बातचीत की, जहां से हमने बातचीत शुरू की थी। आपका जो स्पेशल रिसर्च है वो मोटर न्यूरॉन डिजीज पेशेंट्स पर है। मैं दर्शकों को जितना मेरी जानकारी है मैं बता दूं कि ये एक खास ग्रुप ऑफ डिजीजेज है जो आपके मोटर न्यूरॉन्स यानी कि जो आपकी मोटरिंग नर्व्स है उस पर असर करता है। और ये बहुत ही फास्ट प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिजीज है, यानी कि ऐसा मानते हैं कि एक बार हो गया तो फिर आप धीरे धीरे आप डिग्रेड ही करते हैं। इस पर काफी काम किया है डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने। इससे पहले कि हम उनसे बातचीत करें और जानें कि एमएनडी क्या है, हम ये देखते हैं कि उनके पेशेंट्स जो कि दावा करते हैं कि एमएनडी का बहुत ही हद तक कारगर इलाज या ट्रीटमेंट या क्योर कहें, अगर पूरा का पूरा इलाज नहीं संभव है, वो डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक पर है। हम एक आध पेशेंट्स की बाइट सुनते हैं और देखते हैं कि उनके पेशेंट्स इस बीमारी के से जो पीड़ित हैं, तो एक तरह से आप देख भी लेंगे, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ये बीमारी है क्या, और फिर डॉक्टर गुप्ता से इस पर चर्चा करते हैं कि उनका टेक क्या है। बताओ। पहले मेरे को एमएनडी थी, मैं डॉक्टर साहब के पास आया और मेरा वेट भी लूज हो गया, बिल्कुल कम हो गया था, फिर 49 रह गया था। जब मैंने यहाँ से दवाई खानी शुरू की डॉक्टर साहब से, तो वेट भी बढ़ा और एमएनडी में भी काफ़ी तकरीबन ठीक ही हो गई। अच्छी तरह से मैं काम पर जाने लग पड़ा हूँ और वो बिल्कुल सही है एमएनडी। ये जो पहले तो क्या क्या दिक्कत आती थी? पहले हाथ पाँव नहीं काम करते थे, हाथ भी नहीं काम करते, ग्रिपिंग सेंस कम हो गई थी। अब तो बिल्कुल सही है, अब ठीक है, भी है, चलता फिरता दौड़ता हूँ, सभी काम करता हूँ। अब कोई कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा।
अब अपने आप को पूरा आई मीन उसके अपने आप को पूरा मैं सही लगता है मेरे को। मतलब अब वो दोबारा आपने उनको डॉक्टर को दिखाया जिन्होंने आपको एमएनडी के लिए पहले बताया था कि एमएनडी के लिए नहीं, करा? उनके पास नहीं मैं गया था। अच्छा, अच्छा। वैसे मैं एक डॉक्टर को पूछा था, फिर उन्होंने मेरे मेरे लिए चेक किया अच्छी तरह से, ईएमजी और एनसीबी करा था। हाँ, उन्होंने मेरे को चेक किया, कहते आपको एमएनडी नहीं है, आपने कहाँ से ट्रीटमेंट करवाया? मैं तो मेरे को डॉक्टर ने ये वाला बोला कि एमएनडी है आपको, कि आपको यानी कि आपके हाथों को काम करने बंद कर देंगे धीरे धीरे, उन्होंने ये बताया। पर अब तो आपका सब ठीक है, हाँ, अब तो अब तो बिल्कुल सही है, चलते फिरते नॉर्मल हो, अब नॉर्मल है, नॉर्मल अब तो ग्रिप भी ठीक है पकड़ने में, भी ठीक है। और वो जो पहले चलने में दिक्कत होती थी उठने में ठीक है। अच्छा, अभी अभी ओवरऑल क्या क्या किस किस में आपको आई मीन अंतर महसूस हो रहा है, बताओ अपने आप को पहले से? फेसिकुलेशंस कम है, अच्छा, और हाँ, वो जो जितनी स्पीड से जा रहा था रुक गया, तो स्टेबल है, मतलब अब फर्दर डिटोरेशन नहीं हो रहा, चलो गुड। और मूड स्विंग होता था। हाँ, मूड स्विंग मतलब कम है, ठीक है, बेटर, कंट्रोल है। अच्छा, अब जो सलाइवेशन था वो थूक आता था कम है। अभी पैरों में कुछ, अभी आप ये बता रहे हो कि मतलब जैसे सपोर्ट की जरूरत मतलब कंपैरेटिवली कम पड़ी? सपोर्ट के बाद भी होल्डिंग है पैरों में, जैसे पहले लग रहा था कि पैर इनके काबू में नहीं है। हाँ, अभी स्टेपिंग करने में या स्टेबल, पैर आगे आगे बढ़, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। इसको जरा मूवमेंट करके दिखाओ, थोड़ी सी होती है पैर की, हाँ, गुड, वेरी गुड। वो दूसरा भी, अब दोनों इकट्ठे करो एक बारी, दोनों इकट्ठे, इसको रोक के रखो जरा, कितनी देर तक रोक पाते हैं? रोक लेते हैं, ठीक है। और इसमें से खड़े होकर भी दिखा, हाँ, खड़े होकर दिखाएं, कोई बात नहीं, हाँ वो खड़े हैं, सब खड़े, कोई गिरते नहीं, आप देखना ही है आपका। डॉक्टर गुप्ता, ये आपके पेशेंट्स थे जहां वीडियोस हमने आपके वेबसाइट से लिया है, आपका शुक्रिया इसके लिए। सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि ये एमएनडी यानी मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स क्या हैं, क्या ये किसी हार्मोन की कमी से होते हैं या इसकी क्या वजह है और क्या इसका इलाज संभव है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक मेडिकल वर्ल्ड को पता नहीं है। इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, कुछ चीज़ें आई मीन कि आपको उसमें जेनेटिक इफेक्ट भी मानते हैं कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में ये देखा गया है कि जो नर्व्स की वो काम करने की क्षमता है वहाँ पे कमी आती है, जिनके वेरियस रीजंस हैं। कहीं पे आई मीन जो पॉइजनिंग है, जैसे कि लेड, हैवी मेटल है, लेड पॉइजनिंग है, आर्सेनिक है, मरकरी है। जिन लोगों में पहले जो दांतों में फिलिंग वगैरह कराते थे, मरकरी की फिलिंग होती थी, तो कुछ लोगों में वो पाया गया कि उसके बाद उसके न्यूरोजेनिक इफेक्ट आने शुरू हुए। और कुछ लोगों में जो किसी पर्टिकुलर इंजरी के बाद, चोट लगने के बाद या गिरने के बाद ऐसा हुआ। कुछ पेशेंट्स ने यहाँ पे अभी जो लेटली हमने देखा है कि कोविड के बाद कि कुछ आफ्टर द वैक्सीन या कोविड उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम सडनली शुरू हुई जो कि पहले नहीं थी। हम इसके ऊपर कोई दावा नहीं कर रहे या ना ये कह रहे कि ये 100% ऐसा है। अगर आप हमें पीछे जाएं तो स्टीवन हॉकिंस जो कि सबसे बड़े सर्वाइवर थे फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ हु वाज सफरिंग फ्रॉम मोटर न्यूरॉन डिजीज, वो अपनी लाइफ को संभाल पाए इतने अरसे बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ साइंटिस्ट। तो उन्होंने अपने हर चीज़ की, अगर आपने देखा हो तो वो कुर्सी पे उन्होंने स्पेशल बनाई थी, कंप्यूटर वो था, उनकी आवाज़ चलेगी तो उनकी कंप्यूटर के थ्रू वो बोल पाते थे और ऑल अराउंड द वर्ल्ड लेक्चर दे पाते थे। तो ये इतनी आई मीन जो फैसिलिटीज या इतनी सुविधाएं
हर किसी मरीज के पास नहीं मिलती। बल्कि आपको जानकर अफसोस होगा, बल्कि मैं हर रोज इस चीज से गुजरता हूँ कि मैं मरीजों को देखता हूँ, मरीजों को बताता हूँ कि अब दवाई के साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है। तो वो क्या है, वहाँ पे उनके एरिया में कोई फिजियोथेरेपिस्ट ही नहीं है, दूर दूर तक कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। वो खुद कहते हैं बस हम खाली वर्जिश करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, जबकि वो हाथ पैर हिलाना खाली फिजियोथेरेपी नहीं है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर मसल की वेस्टिंग हो रही है या जोन से जॉइंट के पास वहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे स्पेशल फिजियोथेरेपी की जरूरत है और स्पीच थेरेपी की जरूरत है। तो यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए दवाई, फिजियोथेरेपी और क्या नाम आपका जो मेडिटेशन एंड प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ मरीज जो पहले हॉस्पिटल से होके आते तो इतने निराश होते हैं क्योंकि उनका मॉरल एकदम से डाउन हो चुका होता है कि उनको ये चीज़ बता दी जाती कि ऐसा है, तो वो जो बजाय अपने आने के दे स्टार्ट डाइंग फ्रॉम दैट वेरी डे। और इसमें जो लक्षण पता चलते हैं वो किसी की शुरुआत कैसे चलती है कि आपने बटन बंद कर रहे हैं तो आपके बटन बंद नहीं हो रहा, आप चाकू से अपना सब्जी काटने लगे तो अचानक देखते हैं कि सब्जी नहीं कट रही, या चलते चलते अचानक पैर मुड़ गया तो गिर गए, या चोकिंग शुरू हो गई, गले में फंसना शुरू हो गया, कुछ आप खा रहे हैं या पी रहे हैं तो खाने पीने में दिक्कत है, और सडनली शरीर में कहीं फड़कन शुरू हो गई। तो ये कोई भी सिम्टम हो सकते हैं जिसमें कि आवाज आपकी लड़खड़ानी शुरू हो गई, जैसे कि अब स्लरिंग शुरू हो गई, बोलने में बिल्कुल ठीक ठाक थे, सडनली आपको आवाज में लड़खड़ाहट शुरू हुई, या आप पूरी तरह नहीं बोल पा रहे या आपको बोलने में जोर लगाना पड़ रहा है, तो ये भी उसके लक्षण हो सकते हैं। प्रारंभिक लक्षण ऐसे हो किसी भी तरीके की से डिपिक्ट कर सकते हैं। और ये हर मरीज में सारे लक्षण हो ये भी जरूरी नहीं है कि उसको जो बल्बर ऑनसेट है या दूसरा उसकी एएलएस की सिम्टम है जिसमें खाली सिर्फ एक्सट्रीमिटीज में दिक्कत आ रही है, वो अलग अलग हो सकते हैं। पर हमने अपनी रिसर्च में जो मैंने करीब 600 से ऊपर के केसेस देख चुका हूँ, क्योंकि मैंने जैसे अपन पहले बात कर रहे थे कि हम हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं, तो अभी मॉडर्न मेडिसिन में क्या है, उनकी सिर्फ एक ही दवाई है जिसके नाम के रेलोटोर के नाम से वो दी जाती है, और ये कहा जाता है कि यही दवाई आप इसको लो, इससे आपकी जो प्रोग्रेशन है वो कम हो सकती है, दावा वो भी नहीं करते। और उसके बाद फिर इंजेक्शन आए, एडेवरॉन के इंजेक्शन आए, और कुछ लोगों ने स्टेम सेल्स के लिए भी इसकी वो की, बट अनफॉर्चुनेटली इन किसी भी चीज का कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट सामने नहीं आया। तो मैं आई एम नॉट डिफाइंग एनीबडी, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज दिस इज अ फीडबैक व्हाट वी गॉट फ्रॉम द पेशेंट्स। और उसके बाद जो हमने हिस्ट्री की बात जो आप कर रहे हैं, आपने बिहार में तो वो फट से दवाई लिख देते हैं बिना हिस्ट्री लिए, तो यहाँ पे हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और मैंने अपने इसमें शोध कार्य में पूरा देखा कि जितने भी ये मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। एक तो वो ऑल दोज पेशेंट दोज हु हैव बीन सफरिंग फ्रॉम एएलएस और एमएनडी, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव पीपल, और उनकी लाइफ में या तो उनके साथ ऑफिस में, घर में, परिवार में या कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है, वो जो कि उसको बाहर निकाल नहीं पाए, उसको सह नहीं पाए, अंदर ही अंदर उस चीज को वो खाया जा रहा है या तकलीफ कर रहा है। तो ये एक मैंने देखा कि कम से कम 85 to 90% केसेस में ये मैंने हर पेशेंट में देखा कि उनके साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा या वाकया हुआ है, और इसी आधार पे हमने होम्योपैथिक दवाइयां उनको दी तो उनका इलाज अच्छे ढंग से हो पाया और उनमें इम्प्रूवमेंट आनी दिखी। जो बेसिक डिफरेंस है कि मॉडर्न मेडिसिन में एक ही दवाई है हर पेशेंट के लिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब मैं जिन मरीजों को देख रहा हूँ उनमें हर किसी मरीज को एक ही दवाई नहीं दी जा रही। वहां पे उनके जो व्यक्तिगत पूरी हिस्ट्री के बाद और उनकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सारी हिस्ट्री को लेके जो उनकी खास पर्सनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन निकलता है, उसके आधार पर जो दवाई दी जाती है उसके बाद उनके असर होना
शुरू करता है वो असर दिखाना शुरू करती है। अब जैसे आपके कुछ देखो कि कुछ लोगों में ये लगता है कि जो अच्छे खासे अपने ओहदे पे थे उनके साथ कभी ऑफिस में उनके साथ डिस्क्रिपेंसी हुई या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जैसे कि उनकी प्रमोशन ड्यू थी उनको नहीं मिली, किसी और को मिल गई, तो वो कुछ नहीं कह पाए, उसको सहते रहे। साइलेंट ग्रीफ भी है और साइलेंट सफरिंग भी है। और उसके बाद जो इनजस्टिस का है, ये लोग इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करते। अगर किसी और के साथ भी इनजस्टिस होता है तो वहां पे बोल पड़ते हैं, उनको चाहे उनका उसका इफेक्ट मिले या ना मिले। ये हमने सबसे बड़ी अपनी खोज करी है अपने इन पेशेंट्स के अंदर कि उनका मेंटल और जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो इसी आधार पे कहीं ना कहीं किसी परिधि के आसपास घूमता है। तो अगर हम उस चीज को ट्रीट करते हैं विद होम्योपैथिक मेडिसिन तो हमें एक उसकी ब्रेक थ्रू मिलती है और आगे से उसमें जो होने वाली डिटोरेशन है वो धीरे धीरे रुकनी शुरू हो जाती है और उनमें कुछ में रिस्पॉन्स वापस भी आना शुरू हो जाता है। पर जो पेशेंट हमारे पास उस स्टेज में पहुंचते हैं कि ऑलरेडी वेंटिलेटर पे पहुंचे हुए हैं, राइल्स ट्यूब लगी हुई है, उस टाइम पे आपका कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पे हम भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं कुछ बहुत ज्यादा करने में। और तीसरी चीज जो मैंने बताया कि वहां पे जो वेस्टिंग ऑफ मसल्स है, खा वो सकते नहीं, पी सकते नहीं, बोल सकते नहीं, तो उनकी जो व्यथा है बहुत ज्यादा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पेशेंट, क्योंकि अगर वो कोई एक तरह की मतलब अच्छी बात और बुरी बात ये है कि उनका मेंटल संतुलन बिल्कुल खराब नहीं होता, दे आर मेंटली वेरी एक्टिव। तो अब जो पेशेंट एक्टिव है और अपनी सराउंडिंग में वो देखता है कि जो पहले वो एक आवाज लगाता था उसके घर वाले सारे या दफ्तर वाले सारे दौड़े आते थे, आज कोई उसको पूछ नहीं रहा, तो वो उसको उस चीज की बहुत प्रॉब्लम होती है, उस चीज को वो कह नहीं पाता क्योंकि बोल नहीं पा रहा और किस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो अंदर ही अंदर घुटता है, वो रोता है या चिल्लाता है या हंसता है। तो ये सारे सिम्टम हैं जो होम्योपैथी के के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनकी सही दवाई को चयन करने के लिए। ये चीज मिसिंग है मॉडर्न मेडिसिन में, इसलिए वो उन्होंने एक दवाई दी उससे नहीं ठीक हुआ तो वो सबके दवाई के लिए ठीक। अगर उनको इस ट्रीटमेंट इस बेस पे किया जाए, मैं उम्मीद कर शायद उनके वहां पे भी कोई ब्रेक थ्रू मिल जाएगी उनको, कि अगर वो पेशेंट को बजाय फिजिकल प्लेन पे उसके मेंटल और इमोशनल प्लेन पे भी ट्रीट करना शुरू करें तो प्रोबेबली थिंग्स वुड बी मच बेटर। सर मेरे पिताजी पिछले 7-8 सालों से पार्किंसंस के पेशेंट हैं। आपने जितने भी लक्षण बताए वो लगभग वही सिम्टम्स उनके भी हैं। स्लरिंग स्पीच यानी कि जबान लड़खड़ाती है, लार आती है, चलने फिरने में दिक्कत है, हाथ कांपते हैं, जो शायद ट्रेमर्स यहाँ भी हैं या नहीं मुझे नहीं पता। इस तरह के सारे सिम्टम्स, क्या ये पार्किंसंस ही है या कुछ और भी? ये पार्किंसंस फैमिली का कोई डिजीज है, मोटर न्यूरॉन डिजीज? ये पार्किंसंस की फॉर्म में ही है, पर इसको ना जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, जब जैसे मैंने बताया किसी को हाथ में वो बंद करने में दिक्कत आई तो वो अपने ऑर्थोपेडिक के पास चला गया कि यहाँ पे हाथ में काम नहीं कर रहा, कुछ वो नहीं हो रहा। और जिसको आवाज में दिक्कत आई वो ईएनटी वाले के पास, तो बहुत सारा समय वो ईएनटी और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास घूमने में लगा देते हैं। एक ऑर्थोपेडिक को छोड़ दूसरे के पास जाओ, दूसरे को छोड़ तीसरे के पास जाओ, और अगर जैसे टांगों में वीकनेस आ रही है तो वो यही समझा। तो न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन बहुत देर बाद आती है, उस समय में काफी हद तक समय व्यतीत हो चुका होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसे समय जब वेस्टिंग वगैरह शुरू हो चुकी होती है, जब आपको एनसीवी करते हैं या ईएमजी करते हैं, तब आपको पता चलता है कि एक्सोनल लेवल पे दिक्कत आ रही है या एंटीरियर हॉर्न सेल में डिजीज में वहां पे आ रही है। और उस टाइम पे जो आपके विटामिन हैं, क्योंकि रूटीन में क्या होता है कि उसको विटामिन खिला दिए जाते हैं। अब हमारे पास जो मरीज आते हैं, मैंने उनको देखा विटामिन बी 2,000 2,500 तक पहुंचा, जिसकी जरूरत नहीं है। उनका विटामिन डी, सीरम कैल्शियम, एसीटीएच, सीपीके, ये सब कुछ पैरामीटर हैं जिनको हमें जांचने की जरूरत है। और अगर हम हिस्ट्री पूरी तरह से ले रहे हैं, अभी मेरी पेशेंट है कि अमेरिका में पेशेंट हैं, 2 इंडियन बॉर्न है, उनको वहां पे कहते हैं कि 3 साल से मरीज हैं वो, और अभी उनका कोई उनका फर्क नहीं पड़ रहा था,
तो अब शी स्टार्टेड विद माय ट्रीटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ। तो मैंने उनका लेड चेक कराया तो उनका लेड का लेवल 60 से ऊपर आया और वो 60 प्लस। तो वो उनको अभी तक अब उसके बारे में पता ही नहीं था। और अब मैंने भी इनको कल ही दवाई भेजी है और इनकी मैं शायद 1 मिनट जी एक मैं ये अगर आप देखें तो ये उन्होंने अभी रिपोर्ट अभी कल भेजी है मेरे पास कि इसमें वो जो दिखा रहे थे कि पहले 30/6 को था 66.8 और 1/8 को है 56.9 और 14/9 को ये है 35.1। ये अगर आप ये परसों ही रिपोर्ट इन्होंने भेजी है मेरे पास और उनकी दवाई भी कल हमने वो करी है। सो दिस इज द और ये इन्होंने साथ में ये भी लिखा कि यू हैव बीन वेरी थैंकफुल कि हमें तो पता ही नहीं था वहां पे कभी किसी ने चेक ही नहीं कराया लेड का। तो ये चीजें हैं। अच्छा, जो बात आप पार्किंसन की कर रहे हैं उसमें जो अनफॉर्चुनेटली मोटर न्यूरॉन डिजीज का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि जिसको आप ये कर रहे हैं वो आपको कंफर्म कर दे कि मोटर। जो उसकी सबसे बड़ी है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है। ये सारे सिम्टम हैं बट दे आर विद प्रोग्रेसिव, तभी इसको प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिजीज कहा जाता है। और जहां तक सवाल पार्किंसन का, पार्किंसन में जो ब्रेन के लोअर नीचे फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे वहां प्रॉब्लम होती है, उससे ट्रेमर्स आते हैं, उससे कुछ सिम्टम होते हैं। ये चीजें मिमिक करती हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट हैं, कुछ पेशेंट को वो मिमिक करते हैं, कुछ पार्किंसन के मिमिक करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनको पहले वो डायग्नोस पार्किंसन का ही करते हैं, पार्किंसन की दवाई भी शुरू कर दी, सिंडोपा शुरू कर दी, क्योंकि उनको इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं था। तो बाद में जब वो हायर सेंटर में गए, वहां पे चेकअप हुआ, तब पता चली उनको पार्किंसन नहीं है, तब उन्होंने वो सिंडोपा दवाई बंद करके इसका शुरू करा। तो आपके फादर के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार उनकी पूरी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन और जरूर करा लें। अगर वो दवाई उसकी ले रहे हैं, चाहे सिंडोपा ले रहे हैं, कुछ और ले रहे हैं, तो एक बार उनका EMG वगैरह और बाकी अगेन इट रिक्वायर्स अ हिस्ट्री के बाद वी विल बी एबल टू से कि किस किस चीज की जरूरत है। तो एक आप वहां पे भी जांच करा सकते हैं, देन वी कैन फाइंड इट आउट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ये बहुत ही सरप्राइजिंग एक तरह का आपने इंफॉर्मेशन दिया कि एक लंबे समय तक दवाइयां खाने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो उस बीमारी से ग्रसित ही ना हो। आप ऐसा कहना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और ये तो अगर मेरे पास जैसे 600 पेशेंट बता रहा हूँ, 600 पेशेंट में कम से कम 250-300 पेशेंट ऐसे जो पहले खूब वो कोई उसका ENT वाले के पास साल लगा लिया, 1.5 साल लगा लिया, किसी ने ऑर्थोपेडिक वाले के पास लगा लिया, फिर दूसरे में वहां पे जो करा के न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, और किसी ने छोटी जगह पे तो वहां पे पार्किंसंस कह के बहुत दिन उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया। अब आपके बिहार से आई गॉट नंबर ऑफ पेशेंट्स, बिहार के भी डिफरेंट, समस्तीपुर के भी हैं, उसके और बलिया की अलग अलग जगह से हैं। तो उनमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है? उनके पास जो रिहैबिलिटी के लिए हमें वो चाहिए, फिजियोथेरेपी चाहिए, वो नहीं है। अब वो जहाँ पे बॉडी मास बिल्कुल खत्म हो गया, दवाइयाँ दे रहे हैं, उसकी प्रोटीन रिच डाइट दे रहे हैं, बट एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड। अभी परसों तरसों आपके यहाँ से पेशेंट आया था, उसकी मैंने एंकल वो बिल्कुल स्टिफ हुआ है और वो कह रहे मैं चल नहीं पा रहा, मोटर न्यूरॉन डिजीज की वजह से मैं चल नहीं पा रहा। वो मोटर न्यूरॉन की डिजीज की वजह से तो बात की बात है, जब तक आपका ये यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी एंकल जॉइंट की, तब तक मूवमेंट होगी नहीं प्रॉपर, और आप उसका वो सिर्फ वही लगाओगे मेरी बीमारी बढ़ गई या कुछ हो गया। तो ये चीजें, इसको वी नीड टू सी इन डिटेल। इसको खाली चलते फिरते ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन डेप्थ स्टडी एंड यू नीड टू गो इन फॉर complete comprehensive analysis of the patient's mind, psychology and physical aspects also, and underlying disease, उसमें डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, आर्थराइटिस भी है। तो ये सारी चीजें हैं which we need to see। तो सर मैं तो जो कि केयर टेकर रहा हूं, तो एक और सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दर्शक हमें सुन भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पिता को ही पार्किंसंस है,
मेरे आसपास जानने वाले कम से कम 10-15 लोगों को मैं जानता हूं जिन्हें पार्किंसंस है। जरूर। और हम ये भी जानते हैं कि पार्किंसंस एक लेट एज की बीमारी, यानी कि बढ़ती उम्र में, ढलती उम्र में ज्यादा कॉमन है। सर सवाल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप बहुत ही जिम्मेदारी से इसका जवाब देंगे, मुझे पता है। अगर कोई पेशेंट अगर 5-6 या 7 साल से लगातार एलोपैथिक दवाइयां खा रहा है, और जैसा कि हमने बातचीत में शुरू में जाना कि होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स नहीं होते या न के बराबर होते हैं, तो अगर 7-8 साल बाद क्या ये संभव है कि वो पूरा एलोपैथी छोड़ के डॉक्टर ए के गुप्ता की बात पर भरोसा करके पार्किंसंस का इलाज सिर्फ किसी अच्छे होम्योपैथ से कराए और उसका इलाज संभव है क्या? हाँ, आपने निखिल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, उसका जवाब मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों की और डॉक्टरों की दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर आप जिसके पास जा रहे हैं वो उस प्रॉब्लम को कितने अच्छे ढंग से समझ पा रहा है। नंबर 1, अगर कोई पेशेंट 5-6 साल से कंटिन्यूसली दवाई लेता आ रहा है तो उसको इमीडिएटली सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए, उसको ग्रेजुअली टेपर ऑफ करना चाहिए, ताकि पेशेंट का रिस्पांस भी देखा जाएगा आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, जो मैं करता हूँ। मैं अगर कोई 6 साल से आपकी कोई ड्रग डिपेंडेंसी है पेशेंट की और उसको आप सडनली विड्रॉ करते हैं तो बॉडी वुड रिएक्ट इन अ डिफरेंट मैनर। तो क्योंकि जो उनकी तो बेसिकली है ही केमिकल बेस्ड मेडिकेशन है ना, तो उन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन चीज़ों को समझें। हमें पता होना चाहिए कि उनकी जो दवाइयाँ दे रहे हैं उनके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं। उसको ध्यान में रखते हुए पेशेंट को आपको एडवाइस करनी चाहिए कि आप बीमारी की जो दवा खा रहे हैं फिलहाल लेते रहें, धीरे धीरे कम करें, और जैसे आपको अपने आप में अच्छा अंदर से महसूस होने लगे और जब आप कम करें। और देयर आर टाइम्स जबकि आपकी जो एलोपैथी की जो दवाई है वो कंप्लीटली छूट भी सकती है। मैं हर केस में नहीं कहूंगा कि आपको हर केस में एकदम से छोड़ देनी चाहिए, दिक्कत हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है एक अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक के ऊपर कि उसकी अप्रोच कैसी है और वो किस आधार पे पेशेंट का ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं। बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि हम आज की डेट में बिलीव कर रहे हैं इंटीग्रेशन पे, तो किसी को भी अपने ऊपर इतना वो वो नहीं होना चाहिए लाइक आई एम द ओनली वन कि होम्योपैथी सब कुछ है या एलोपैथी सब कुछ है। मैंने पहले भी कहा कि हर सिस्टम में सब कुछ ना कुछ है, पर हर सिस्टम की लिमिटेशन भी है। तो हमें इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से देखना चाहिए दैट वी शुड नॉट ओवरस्टेप आवरसेल्फ इनटू द अदर साइड, and it is demarcation line which you should know and adhere by कि कहाँ पे आपको अपना वो देना है, कहाँ पे आपको नहीं ना। और साथ में साथ अब आज की डेट में जो हमने बात शुरू करी थी बच्चों से, आज की डेट में हम कैंसर के पेशेंट में होम्योपैथिक दवाई भी उनको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन और एज एन सप्लीमेंट्री मेडिसिन भी दे रहे हैं और उनके बहुत अच्छे इफेक्ट हैं, जिनमें कि जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं उनके वजह से होने वाले साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा हैं तो कि वो अपनी कीमोथेरेपी की डोज ही पूरी नहीं कर पाते कई पेशेंट, बिकॉज ऑफ जो उनके साइड इफेक्ट्स हैं, चाहे वो नौजिया है, चाहे वो मुंह में छाले हैं या प्रॉब्लम है। अगर हम उन चीज़ में होम्योपैथिक दवाई और साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई नहीं तो उनको उन चीज़ों के इफेक्ट बहुत नकारात्मक हो जाते हैं और वो पेशेंट उन दवाइयों को टॉलरेट कर पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो जिसमें हम कह सकते हैं कि इट इज विद होम्योपैथी एलोपैथी विद होम्योपैथी टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, ये चीज कही जा सकती है उसको। तो इस चीज में मेरा सवाल फिर से वही है सर कि आप फिर से कह रहे हैं कि आप कीमो कराइए और सपोर्टिव होम्योपैथी दवाइयों पर रहिए। मेरा कहने का, मेरे जानने वाले इसी चैनल पर, एक सेकंड, इसी चैनल पर रवि प्रकाश बीबीसी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप देखेंगे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो हमने एक शो किया था हारेगा कैंसर जीतेंगे रवि। उन्होंने साफ कहा था कि मैं कैंसर की दवाएं जो टाटा मेडिकल हॉस्पिटल उन्हें प्रिस्क्राइब करता है उसके अलावा कोई भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं लेता हूं। मैं फिर से आपसे जानना चाहता हूं सर, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, होम्योपैथी का क्या कैंसर का इलाज पूरी तरह से अगर किसी को कोई सिम्टम है संभव है? निखिल जी, ये एक इट इज $100 मिलियन क्वेश्चन कि अगर आप जो वो कह दे कि हम होम्योपैथी द्वारा भी केसेस हैं जो कंप्लीटली होम्योपैथी द्वारा ठीक हुए हैं, पर वो गिने चुने, हम इसको लार्जर स्केल पे नहीं कह सकते
कि every case of cancer can be treated by homeopathy and can be cured by homeopathy. और सेम इज द केस विद, क्योंकि एक इसका प्रोटोकॉल बन चुका है, एक इसकी लॉबी है, उस लॉबी में अभी तक होम्योपैथी कहीं पे भी नहीं है। इस वजह से जो जिसको आपने बात करी कैंसर, तो उसके दिमाग में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ऑटोमेटिकली आ जाती है बाय डिफॉल्ट। ये एक चक्कर है। और आपको मैं अभी जो मोटर न्यूरॉन डिजीज की बात बता रहा हूँ, अभी तक के जो इतने पेशेंट में मैंने सबसे अच्छे रिजल्ट पाए हैं वो उनमें पाए जिन्होंने टोटली होम्योपैथी ली है, जिन्होंने मिक्स नहीं कराई, दूसरी ट्रीटमेंट नहीं लिया। पर मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं पूछते, तो मैं कभी उनको ये नहीं कहता कि आप, क्योंकि मैं गारंटी नहीं ले सकता, गारंटी वो भी नहीं ले सकती, गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, पर उनको कोई कुछ नहीं कहता होम्योपैथी की अगर किसी ने कह दिया और उसके लिए प्रॉब्लम हो, ये इट इज अ रियलिटी, इट इज अ रियलिटी। क्योंकि जो उनकी लॉबी है इट इज एक्सेप्टेड। होम्योपैथी की ब्रांच को अभी तो उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, हालांकि ट्रीटमेंट सारे लेते हैं। पर मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे एलोपैथिक फर्टिलिटी के बहुत सारे डॉक्टर होम्योपैथिक लेते हैं, परंतु जब कोई उनका पेशेंट होम्योपैथी के बारे में पूछता है तब वो आप कुछ करते ही, मैं आई एम सॉरी बट इट इज अ फैक्ट। तो ये डुअल स्टैंडर्ड वाली चीजें भी हैं, सब नहीं, सारे नहीं, सब डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ मेरे अच्छे खासे यार दोस्त वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, बारिंग कुछ जो मानते हैं कि उसमें रिलीफ मिलता है और बल्कि वो रेफर भी करते हैं। तो ये अच्छा, यही सवाल अगर मैं उल्टा करूं कि क्या आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर या मेडिसिन को नहीं लेते, या आपके जानने वाले होम्योपैथी के आपके बच्चे नहीं लेते? नहीं, मैंने कहा ना, हर एक चीज की लिमिटेशन है। मैं हमारे लिए व्हाट इज important is it important the system or what is important the life of the patient and the patient। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि वेलफेयर ऑफ द पेशेंट इज आवर मेन मोटो, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको कोई पेशेंट स्टेटस एस्थमेटिकस में है या कोई बहुत ज्यादा दिक्कत में है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो मैं कभी मना नहीं करूंगा, मैं बल्कि खुद अपने पेशेंट को कहता हूँ आप फिलहाल आप, क्योंकि इस टाइम पे हमारे लिए लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी उसको जो एक्यूट अटैक है अगर वो नहीं ठीक हो रहा, आप फॉर द टाइमिंग एलोपैथिक ले लीजिए और जब सबसाइड हो जाएगा देन वी कमेंट, और वो करते हैं। तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। इट इज बड़ी ईमानदारी से सर, आप बड़ी ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं, आपको सलाम है इस बात के लिए, बहुत ईमानदारी से। मैंने अपने पेशेंट को कहा मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, अगर आपको जरूरत होगी तो मैं अपने आप को आपको कहूंगा कि आप फिलहाल एलोपैथी ले लीजिए, कोई इसमें मेरी कोई नाक नहीं कटती, मेरा कोई इसमें नीचा नहीं होता, मेरे लिए पेशेंट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही अगर बाकी लोग भी सोचे कि उनके लिए पेशेंट इंपॉर्टेंट है तो वो आपस के संबंध उसके साथ दिए जाएं कि भाई जहाँ पे पता है आपको पेशेंट की प्रॉब्लम हो रही है, एलोपैथी दवाई इसको सूट नहीं कर रही, तो आप उसको रेफर कर लीजिए, कम से कम साइमल्टेनियसली उसको ट्रीटमेंट देके उन चीज़ों को घटाया जा सकता है। बल्कि ये चीज निखिल जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दुस्साहस कर रहा हूँ आपसे, कर लूं? जी बिल्कुल, ये बुरा भला चैनल है सर, यहाँ बुरा भी चलता है भला भी चलता है। हाँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोविड के टाइम पे इट इज ऑन रिकॉर्ड कि जब फर्स्ट वेव आई थी, शुरू में आई थी, तब सबको एक प्रोटोकॉल दिया जाता था, है ना। फिर उसके बाद वो प्रोटोकॉल चेंज हो गया, फिर दोबारा फिर वो प्रोटोकॉल आया, फिर दोबारा को चेंज हो गया, और इस प्रोटोकॉल के चक्कर में जो पेशेंट हॉस्पिटल गए, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं किसी की व्यक्तिगत बात पर नहीं कर रहा, मैं एक बहुत लार्जर स्केल पे विद अ ब्रॉडर माइंड एक वो कर रहा हूँ कि आपकी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की बात अगर आप सोचते हैं तो देन यू शुड थिंक इन दिस टर्म। मैंने एक लेटर अपनी पीएम साहब को भी लिखी थी कि आप यहाँ पे जहाँ पे आपके अपने एलोपैथी के सेंटर है वहाँ पे कम से कम आप कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर को अपॉइंट कर लीजिए, ताकि वो उनकी जो एक जनरल प्रोटोकॉल आप दे रहे हैं वो दे रहे हैं, एक जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रीटमेंट दिया जाए कि किस पेशेंट को इसकी जरूरत है। उनमें क्या हुआ, जिनको हर पेशेंट को उसकी जरूरत है नहीं वही ट्रीटमेंट दिया गया, तो उसमें कुछ जिनको तो सूट करेगा वेल एंड गुड, जिनको नहीं सूट हुआ इट कॉल्स अ प्रॉब्लम, कैजुअलिटीज हो गई। तो अगर ये चीज हम उनको पहले स्क्रीन करके देख लें कि कौन सा पेशेंट अगर वहां पे है तो माइल्डली है, तो दे कुड हैव बीन ट्रीटेड विद होम्योपैथी आल्सो। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इसलिए दुस्साहस वाली बात कही है,
पर आफ्टर द कोविड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चेंज, बिकॉज कोविड के टाइम पे जो होम्योपैथी ने अपना काम करा वो देखा भी गया, सराहा भी गया, पर अभी तक उसको दर्शाया नहीं गया। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अथॉरिटीज की प्रॉब्लम है। अब वो क्या प्रॉब्लम है, क्यों, कोई अगेन वही लॉबी की बात है या कोई उनकी, आई डू नॉट नो, बट अगर हम इस चीज की अप्रोच के साथ चलें, आई थिंक द एम ऑफ हेल्थ फॉर ऑल and let India be healthy, it can be done when we go with this kind of integration with an open mind. अगर आप ये कह दो नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक खास तौर पर उस मोटर न्यूरॉन डिजीज पेशेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि जिस एक सवाल भी है सर मोटर न्यूरॉन से जुड़ा, वो भी ले लें प्लीज इसके बाद, जो कि जी श्योर। जैक पॉल पूछते हैं, सर मोटर न्यूरॉन डिजीज इन बेड विद ट्रैकियोस्टोमी, मैं पता नहीं ये टर्म सही पढ़ रहा हूँ नहीं, कैसे ट्रैकियोस्टोमी well, this is what I said, tracheostomy has been done, तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, but yes, I mean something can be done about it depending upon his other parameters and other problems. Tracheostomy is done because there is a problem in his breathing or he is not been able to feed properly, तो उसको एक साथ रख के भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, and we can definitely look forward for some positive results with the homeopathy, even the patient, those who are on tracheostomy. I have patients, अगर कभी टाइम मिला तो अगर आप मेरे उसमें जाएं, we had shown the patients, we have treated patients, those who were in ICU, those who were on ventilator, even they have also responded to homeopathy. तो जो बात अब मैं कह रहा था कि जिस पेशेंट को यहाँ पे क्या नाम अपना दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल में कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा साल या 1.5 साल या उसकी लाइफ स्पैन है, और वो मेरे पास आए, दिस वाज समवेयर इन 2008 एंड 9 की बात है, और आज वो 14-15 साल हो गए, ही इज हेल एंड हार्टी, अब उनका ट्रीटमेंट भी बंद हो चुका है और वो अब सिर्फ कंप्लीटली होम्योपैथी में थे। मजे की बात कहो या अफसोस की बात कहो, ये आप डिसाइड करें कि हमने उन पेशेंट को वापस भेजा उन डॉक्टर के साहब के पास, तो डॉक्टर साहब वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम कि भाई तुम यू आर अलाइव। तो जब डॉक्टर साहब को उन्होंने बताया मेरे मरीज ने कि मैंने तो अपनी होम्योपैथी दवाई खाई उससे ठीक हुआ, तो उन डॉक्टर साहब का कहना था जब एलोपैथी में इलाज नहीं है तो होम्योपैथी में कैसे हो सकता है। अब इसका क्या जवाब दूंगा, है कोई रिप्लाई, है कोई जवाब? ये वास्तविकता है, ये है वास्तविकता। अब जो ओवीएम्स बना था वो इसी हिसाब से बना था कि वहां पे ये सब चीजें ना हो, और वो पेशेंट ही इज अलाइव, उसकी भी टेस्टिमोनियल है, अगर आप देखें तो मिस्टर वहां पे उनकी वाइफ का टेस्टिमोनियल है उनके साथ, उनका खुद का है कि ही वाज सेंट बैक टू द सेम डॉक्टर आफ्टर 4-5 years. He was happy to see but not ready to acknowledge the efficacy of homeopathy. जी सर, कार्यक्रम चूंकि काफी लंबा हो गया, 1 घंटा 8 मिनट हम बात कर चुके हैं, 2-3 सवाल और हैं सर, क्योंकि काफी लोग देख रहे हैं और खूब कमेंट्स आ रहे हैं। जी वो सवाल जरूरी है मुझे लगता है कि पूछना। एक तो ये कि आपने कहा कि सारे जो विधाएं हैं मेडिकल की उन सबको एक इंटीग्रेटेड एक फॉर्म में आना चाहिए। तो आप चूंकि 50 साल का आपका लगभग अनुभव है, तो आपने कहाँ ये लूपहोल कहाँ देखा, मतलब भारतीय मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में एमबीबीएस को ज्यादा बढ़ावा मिला, बाकी को कम मिला, वो लूपहोल या वो मिसिंग वो लिंक कहाँ पे है, जहाँ पे आप कमेंट करना चाहेंगे? देखिए ये एक ऐसा था कि एक धारणा बनी हुई थी कि मेडिकल सिस्टम अगर डॉक्टर है तो उसका एलोपैथी का या एमबीबीएस करा हुआ है, बाकी जैसे आपने पहले कहा कि झोला छाप माना जा रहा था, तो एक सिचुएशन ऐसी थी जब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स नहीं थे। ये वास्तविकता है कि उस टाइम पे कुछ लोग, अब जो प्रैक्टिस मैंने बताया कि कुछ किताबें पढ़ के, और उनका भी बहुत अच्छा योगदान है होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में, बल्कि कुछ लोगों की अब कैसे ठीक होगा? अब हो रहा है, ठीक हो रहा है, क्योंकि अब इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स आ रहे हैं, अब वो दे आर एट पार। अभी आप कोई हम सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी होते हैं। जब हम बात करते हैं तो वो समझ सकते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और एट द सेम लेवल वी टॉक एंड वी आस्क, तो उनको लगता है यस उनको ज्ञान है। नहीं तो पहले तो वो उनको लगता था वो सिर्फ मीठी गोली वाले डॉक्टर मानते थे,
अब मीठी नहीं, वो गोली तो का ठीक है सर। डॉक्टर डॉक्टर AK गुप्ता जिनका क्लिनिक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, वो दिल्ली के बहुत जाने माने होम्योपैथ हैं, खूब सारे क्लिनिक्स हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात करते हैं। मैं तो भारत की गलियों की बात कर रहा हूँ सर। वहां पे तो हर गली में एक होम्योपैथ है जो दवाइयों के नाम तक नहीं बताता आपको। क्या वो सही है? हाँ, यहाँ पे ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, दवाई का नाम बताना और ना बताना। दवाई का नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, वास्तव में वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, पर हमारे यहाँ की अब क्योंकि अब हमें ये भी वास्तविकता माननी पड़ेगी, हम हिंदुस्तानी, भारतीय, जो इंडियन, जो मर्जी कह लो, वी हैव पर्टिकुलर आई मीन नेचर कि अगर आप वो बना रहे हो, बजट बनाते हो, तो आप हर चीज का बजट बनाते हो, इवन घूमने का बजट बनाते हो, पर डॉक्टर के लिए कोई बजट नहीं रखा जाता। और दूसरी चीज, उसमें जब हम दवाई बताते हैं तो आप उससे फर्क पड़ जाता है, तो आप अपने घर वाले को, अपने पड़ोस को, यार दोस्त को वो दिखते हैं, आप वो दवाई बता देते हो कि तू भी ये दवाई खा ले, मैं इससे ठीक हुआ था। इसलिए दिक्कत है। और दूसरी चीज मैंने पहले बताया था कि होम्योपैथी के अंदर जैसे एक दवाई है नक्स वोमिका, ठीक है, बड़ी कॉमन नक्स दवाई है वोमिका नक्स जानते हैं वोमिका, जी। है ना। अब वो दवाई दस्त के लिए भी दी जाती है और वो दवाई कब्ज के लिए भी दी जाती है। जी आपको मैंने दवाई दी थी कब्ज के लिए, जब आपने मेरे पास आया और आपकी कब्ज ठीक हो गई, ठीक है। अब आपने दूसरे किसी अपने वहां पे पूछा, अपने किसी रिश्तेदार के पास या कुछ, उसने पेट दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है या मेरे को भी कब्ज हो रही है, तो आपने कहा तू नक्स खा ले, तो वो कहता नहीं नक्स तो ये दस्तों की दवाई होती है, क्योंकि उसको जब दस्त थे तब उसको नक्स मिली थी। अब आप बताओ, आपने दवाई का नाम बता के अच्छा किया या गलत किया? जी ये एक विडंबना है हमारी, ये हमारी, क्योंकि एक तो जो हमारी माउथ टू माउथ जो घरेलू नुस्खे हैं ना, वो उसमें जी दिक्कत है। फिर दूसरी ओवर द काउंटर ये चीज एलोपैथी में भी हो रही है, अब होम्योपैथी में भी हो रही है। और तीसरी चीज मैं आपको ये एक और बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी की दवाई दी जाती है तो जरूरी नहीं कि उसको दवाई को कंटिन्यू करना ही करना है। उसके देर इज सर्टेन टाइम दैट दिस मेडिसिन हैज टू बी फॉलोड बाय सम अदर मेडिसिन जो उसका डीप एक्टिंग ट्रीटमेंट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक करती है, तो वो उसको पता ही नहीं, क्योंकि आपने एक दवाई ली, उससे ठीक हो, उसके बाद आपने इलाज करना ही बंद कर दिया और उसने सोचा कि मेरी दवाई, ये दवाई पेटेंट है, जब भी आपको वो लगी आपने वो दवाई लेना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हमने पहले बताया कि ये इट इज इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ट्रीटमेंट है, उसमें जो जी सिम्टम्स पेशेंट के, ना कि खाली बीमारी के अलावा पेशेंट के सिम्टम्स जो उसको इंडिविजुअलाइज करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आपको भी सिर दर्द है, मेरे को भी सिर दर्द है, तीसरे और जने को भी सिर दर्द है, सबके लिए आप बेशक कॉमन से कह दो सेरोडोन, ठीक है, उससे दर्द दब जाएगा, कम हो जाएगा। आपकी सिर दर्द हो रही है आपकी आंखों की वजह से, जी मेरी सिर दर्द हो रही, मैं नींद पूरी नहीं कर रहा, तीसरे बंदे की सिर दर्द हो रही को उसको बदहजमी हो रही है। जी अब बेसिक ट्रीटमेंट कहाँ पे होना चाहिए, सिर दर्द का या बेसिक प्रॉब्लम का? जी समझ गया। तो जब आप बेसिक प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे तब मेडिसिन अलग होगी। आप सिर दर्द का इलाज कर रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे, आप उसको सिर दर्द को दबा रहे हैं, वो आप पेन किलर दे रहे हैं। हम पेन किलर नहीं दे रहे, वी आर गोइंग टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड गिविंग द मेडिसिन अकॉर्डिंगली, एंड दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। जी एक एक आखिरी सवाल सर, चूंकि जी एक आखिरी सवाल है ये, चूंकि आपने, हमने शुरू में बात किया कि आपने एक बच्चों पर किताब लिखी थी, द प्रॉब्लम चाइल्ड एंड होम्योपैथी, हाँ उस बारे में जानना चाहेंगे, वो प्रॉब्लम चाइल्ड क्या होता है और होम्योपैथी बच्चों के लिए कितना हाँ, कारगर है? ये fortunately this was the very first book which was written on homeopathic behavioral disorders of children. उसमें बुक में जो नवजात शिशु पैदा होते हैं उससे लेके एडोसेंट तक के बच्चों तक की जितने भी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे उसमें रोना है, मिट्टी खाना है, थंब सकिंग है, नेल बाइटिंग है, और दूसरे और तो और आपको क्या ना उसकी बेड वेटिंग हो रही है, या एक्सेसिव फियर है, एक्सेसिव फोबियाज हैं, और आपकी एक्सेसिव शाइनेस है, स्टैमरिंग है, ये सब चीजें अलग अलग हैं जो कि उनके बच्चों में आती हैं। और हम उनको कई बार सोचते हैं ये तो बच्चे की आदत है, पर वो उस आदत को अगर उस टाइम पे ठीक ना करा जाए तो बाद में वो जाके बहुत उग्र रूप धारण भी कर सकती है। उनको प्रॉब्लम को समझा जाना चाहिए। और इसमें
बहुत हद तक रोल प्ले करते हैं पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड द स्कूल। क्योंकि जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, अब जैसे आजकल आपको बहुत देखो, पहले तो क्या होता था कि फैमिली में 4-5 बच्चे होते थे तो आपस में एक दूसरे निपट सीख भी लेते थे, समझ भी लेते थे। आजकल एक बच्चा है या ज़्यादा ज़्यादा 2 बच्चे हैं, और पहले इतने संसाधन नहीं होते थे, आजकल साधन ज़्यादा हैं। तो जितनी डेलिकेसी जी जाती है, जितनी आपको पैम्पर्ड किया जाता है, तो आपकी इम्यूनिटी उतनी लो भी होती है और आपको उसके बिहेवियरल पैटर्न भी चेंज होता है। बिकॉज पहले पेरेंट्स टाइम देते थे, आजकल पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, पेरेंट्स आर वर्किंग, तो वो इधर दे हैव बीन लुक्ड आफ्टर बाय देयर बेबी सीटर और देयर आया और देयर मेड, तो वहाँ पे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आने काफ़ी स्वाभाविक हैं। ऐसी सिबलिंग राइवलरी है, वो भी एक उसमें है। तो ये एक बुक थी जो कि एक आई मीन आई ओपनर थी for the parents as well for the teachers and the what you call attendants in the family, कि how to take a care of a child, कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम है उसको हम उस चीज से, जैसे आपने क्या होता है कि एक बच्चे को आपने डांट लगाई, तो आपके घर वाले में आपके ग्रैंड पेरेंट भी उसको पुचकार के बजाय आपको डांट लगा दी। तो चाइल्ड इज वेरी स्मार्ट टू नो, तो बजाय उसकी वो चीज वो करने ठीक करने के, ही स्टार्ट टेकिंग दिस हेड, जब उसको तंग करते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट के पास चला जाता है। और ऐसी ऐसी आदत ऐसे पक्षी कि उस लड़के ने जीना दूभर कर दिया उस ग्रैंड मदर का भी, क्योंकि उसको ना सुनने की आदत ही नहीं पड़ी। उसने जो मांगा, क्योंकि वो उनका ग्रैंड चाइल्ड था, वो भी अडॉप्टेड सन का बेटा, तो इसलिए उनका सब कुछ उनके लिए बच्चे के लिए था कि किसके लिए, बच्चे के लिए तो है। पर वो बच्चे की हर जायज और नाजायज डिमांड को माना गया, तो बाद में वो ऐसा हो गया, उसी बच्चे ने अपनी दादी को, सो कॉल्ड दादी को मारना पीटना और गालियां निकालनी शुरू कर दी। ये था बिहेवियरल डिसऑर्डर ऑफ नॉट कैरिंग द चाइल्ड इन अ राइट मैनर। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है सर, क्योंकि समय कम है। एक जैक पॉल फिर से सवाल कर रहे हैं, मैं वो ले लेता हूँ, और एक मेरा आखिरी सवाल ये होगा सर कि चूंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और क्या कुछ दवाइयां सचमुच हैं जो आप घरेलू नुस्खे की तरह लोगों को बताना चाहेंगे, बच्चों के लिए कम से कम घर में रखें ज्यादा, क्योंकि ये लालच है, लोभ है, लोग बार बार देखना चाहेंगे, और अगर आप रिकमेंड करेंगे तो हो सकता है कि वो उनके लिए कम हानिकारक हो, ज्यादा यूजफुल हो। इसके पहले वो सवाल मैं दे देता हूँ, क्योंकि इसके बाद कार्यक्रम खत्म करेंगे। जैक पॉल बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा सवाल लीजिए। और सर, होम्योपैथी मेडिसिन फीडिंग ट्यूब से पानी में क्रश करने से कितना % असर करता है? जितना संक्षेप में दे सके सर। It works properly. If you've crushed the medicine and diluted with the water and given it through the rice tube, it would work. I would add another thing. Homeopathic medicines, like we have treated patients, those who are on ventilator, जहाँ पे आप मेडिसिन नहीं दे सकते, तो उनकी मेडिसिन आपने लोकल अप्लाई कर दी, यहाँ पे फोरहेड पे या बैक ऑफ द हैंड एंड ऑल दैट, इवन देन इट वर्क्स, प्रोवाइडेड द selected medicine is correct. ये एक it's a new thing for people to understand and to know, कि नहीं तो कभी वो खा नहीं सकते तो वो दवाई कैसे देंगे। तो उनकी दवाई अगर इस तरीके भी है तो एक ये भी तरीका है, और एक ऑल्फेक्शन का भी है वे ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे दी जा सकती है। तो बाकी रही बात आपकी बच्चों के लिए, तो यस देयर आर फ्यू मेडिसिन जिसको आप आमतौर पर रख भी सकते हैं, जैसे कि पेट दर्द के लिए कोलोसिन या मैग्नीशिया फॉस, कफ कोल्ड के लिए आप एलियमसिपा रख सकते हैं, उसके लिए बेलाडोना रख सकते हैं, हल्का गला खराब है, बुखार है, उसके लिए बेलाडोना रख सकते हैं। जो पेट खराब होता है तो आप एलोज या नक्सवामिका रख सकते हैं, जिसमें लूज मोशन की प्रॉब्लम। मैंने फिर बताया, बेटर यही होगा कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें। हाँ, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो उसके लिए ये कुछ दवाएं यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके हमारी वेबसाइट पे एक हमारी इमरजेंसी किट है जिस कॉल्ड फैमिली किट, मेडिकल किट, उसके थ्रू अगर आप जाएं तो अगर आप उन चीज़ों को कभी भी प्रॉब्लम होती है आप वो मेडिसिन यूज कर सकते हैं, तो कम से कम उस टाइम के लिए आप अपने आप को काफ़ी हद तक ठीक रख सकते हैं। और हो सकता है आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, परंतु अगर आपको उससे फराम नहीं मिलता तो डेफिनेटली यू शुड गो टू योर डॉक्टर एंड सीक हिज और हर एडवाइस। डॉक्टर ए.के. गुप्ता का
मैं आपकी वेबसाइट का पता ढूंढ रहा था सर, मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ दर्शकों के लिए। www.ovihams.com ovihams.com। आप इस वेबसाइट पर जाएं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही यूजफुल जानकारियां दी हैं और सभी सवालों का बड़ी बहादुरी से सामना किया है। हम उम्मीद करते हैं सर कि होम्योपैथी जितना पॉपुलर होना चाहिए और जिस ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए, आप जैसे डॉक्टर्स उसे उस मुकाम पे पहुंचाएंगे। आप बुरा भला के लिए इतना समय आपने निकाला और इतनी बढ़िया जानकारियां दी, हर विषय पे हमने बात की, खूब सारे सवालों का आपने सामना किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अब आने वाला टाइम ऐसा है, और हम जैसे मैंने पहले कहा था कि हमने स्लोगन दिया था होम्योपैथी एंश्योर्स हेल्थ सेफली। आज मैं ये चाहता हूँ होम्योपैथी शुड बी बिलीव्ड एंड बी टेकन फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी इन एवरीवन्स लाइफ एंड फैमिली। थैंक यू। डॉक्टर A.K. गुप्ता की बात जरूर सुनिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसका आखिरी पोर्शन जरूर देखिएगा। अगर आपके घर में बच्चे हों या कोई नॉर्मल घरेलू दवाइयाँ चाहिए तो डॉक्टर गुप्ता ने बड़ी अच्छी सलाह दी है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं डॉक्टर A.K. गुप्ता, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ यहाँ पर हाजिर होंगे। आप